मोदी जी खुद एक ब्रांड एम्बेसडर है टूरिज्म के। जी बिल्कुल। बाबा विश्वनाथ जी विश्वनाथ धाम बनने की वजह से यहाँ का टूरिज्म यूपी का इस समय पूरे देश में नंबर 1 पे है। टूरिज्म एक इंडस्ट्री है जी बिल्कुल। और इस इंडस्ट्री को कहते हैं स्मोकलेस इंडस्ट्री। यूरोपियन और अमेरिकन जो आते हैं तो उनको केवल सर्विस चाहिए, अच्छे गाइड चाहिए, अच्छे लैंग्वेज बोलने वाला गाड़ी अच्छी चाहिए, सब कुछ चाहिए। टूरिज्म फील्ड में है तो मज़ा सभी में आता है। मोदी जी एक जगह यूएसए में बोले थे एक बार आइए तो मेरे काशी में। इसके बाद से टूरिज्म बनारस का बूम हो गया। टूरिज्म ही ऐसा है जिसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं कि उससे एक लोग से कई लोग का परिवार जुड़ जाता है और टूरिज्म बढ़ने से लोगों का इकोनॉमी बहुत अधिक बढ़ता है। गोवा में सबसे अधिक टूरिस्ट जाते थे, जी जी जी। अब उनको फेल करके बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ सबसे अधिक आते हैं। टूरिज्म में आपको नौकरी भी देता है और खुद का बिजनेस खड़ा करने का अवसर भी देता है। टूरिज्म में आइए, बहुत स्कोप है यहाँ पे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें मैं मिलवाता हूं आपको ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ हटके काम किया होता है जो और लोगों के लिए एक अनुसरण का कार्य करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के प्रेसिडेंट यानी कि श्री संतोष कुमार सिंह जी की, और जो कि टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के ट्रेजरार भी रह चुके हैं। हमारे शो में हम इनका स्वागत करते हैं, जो कि स्पिरिचुअल टूर के डायरेक्टर भी हैं। तो संतोष कुमार सिंह जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। बिल्कुल। और मैं 2004 में मास्टर इन टूरिज्म किया विद्यापीठ से। जी। इसके बाद मैं यहाँ की कंपनी, लोकल कंपनी जातक ट्रेवल्स में काम किया। जी जी। फिर मैं 2006 में ऑल इंडिया गाइड बना और मैं 5 साल गाइडिंग भी किया। और 2014 में मैं अपनी कंपनी स्पिरिचुअल टूर स्टार्ट किया। आपको क्या कोई बैकिंग भी थी आपके साथ? पिताजी लोग का टूर में कोई पहले से भागीदारी थी? नहीं, कोई दूर दूर से नहीं। अच्छा। मतलब एक होता है 1000 दूर के भी कोई रिश्तेदारी में कोई टूरिज्म नहीं था। अच्छा। मैंने ही टूरिज्म में पहला आया और चूँकि सब्जेक्ट चूज करते समय हमको पता भी नहीं था कि टूरिज्म होता क्या है। अच्छा अच्छा। इससे पहले मैं एक होटल में काम करता था 1 घंटे के लिए वेब प्रमोटर के रूप में, तो वहाँ से हमको टूरिज्म के प्रति कुछ जानकारी हुई, लालसा जिज्ञासा बढ़ी। हाँ, फिर मैंने टूरिज्म को ज्वाइन किया। तो क्या एक्सीडेंटली आया या फिर शौक में आ गए आप? शौक में आया कि बस चल के देखते हैं, चल के देखा जाए क्या हो जाए। कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था, कम से कम टूरिज्म में ही एडमिशन हो जाए, इसलिए हम टूरिज्म में आ गए। कौन इंस्पिरेशन का काम किया? आपको किसने जगाया इतना? सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग टूरिज्म पढ़ रहे थे तब हम लोग को कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। और थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ आर द नॉलेज ऑफ द डिफरेंस। दैट्स इट। टूरिज्म करने के बाद आदमी को ये लगता है कि अब टूरिज्म का मतलब केवल घूमना फिरना होता है। जी 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 जी। ऐसा कुछ नहीं है। टूरिज्म से ये है कि आप किसी क्लाइंट, कोई भी विदेशी जो आपके यहाँ आता है जी, तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप उसको होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड, हर एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और अच्छी सर्विस दे के भेजें। तो मेन फोकस हम लोग का यही रहता है कि कोई भी गेस्ट अगर आता है कहीं से भी, किसी भी देश से, तो यहाँ से खुश होकर कैसे जाए। स्पिरिचुअल टूर के आप डायरेक्टर हैं, तो आपका फोकस क्या रहता है? किस फील्ड में आप ज़्यादा फोकस करते हैं? देखिए, नाम है, हमारी कंपनी का नाम है स्पिरिचुअल टूर। जी बिल्कुल। एंड वाराणसी इज द स्पिरिचुअल सिटी। दैट्स इट। सो बेसिकली मैं स्पिरिचुअल टूर ही कराता हूँ, आइदर हिंदू या बुद्धिस्ट। अगर हम हिंदू की बात करें तो बनारस, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण, चित्रकूट, छपैया, ये प्रमुख स्थल है हिंदू के लिए, वो मैं कराता हूँ। बुद्धिस्ट टूर की बात किया जाए तो जितने साउथ ईस्ट एशियन हैं, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, कोरिया, जापान, श्रीलंका, ये लोग आते हैं पूरे बुद्धिस्ट सर्किट के लिए इंडिया एंड नेपाल, तो वो मैं पूरा कराता हूँ, जिसमें से बोधगया, राजगीर, नालंदा, कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती, ये सब टूर जो होता है वो मैं कराता हूँ। किस देश के लोग आपको ज़्यादा एमिकेबल लगते हैं, ज़्यादा मित्रवत आपसे व्यवहार करते हैं? ये आप कह रहे सबका अलग अलग है। जैसे अमेरिकन जो आते हैं जी, उनकी एक अलग सोच होती है जी। ब्रिटिश की अलग सोच होती है, एंड थाई, वियतनामी, कोरियन की अलग सोच होती है, और इंडियन की अलग होती है। अमेरिकन का और ब्रिटिश का जो होता है, दे कम ओनली वाराणसी फॉर द गंजेज रिवर।
ओके, नॉट फॉर द टेम्पल, नॉट फॉर द सारनाथ, लाइक दैट। और गेंजेस रिवर में वो देखना चाहते हैं कि लाइफ क्या है, तो क्रिमेशन, दे जस्ट गो फॉर द क्रिमेशन ग्राउंड एंड सी द रियल लाइफ। क्रिमिनेशन स्पॉट को ही वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल, केवल उसी के लिए ही आते हैं। तो मणिकर्ण का या फिर मणिकर्णिका, अच्छा, वहाँ पर ये देखा जाता है कि कहीं भी आदमी दुखी होता है जब कोई क्रिमेशन होता जी है, बिल्कुल। और यहाँ मणिकर्णिका पर सब लोग बैठे हुए हैं, क्रिमेशन भी हो रहा है, सब हो रहा है, तो गेस्ट वॉज जस्ट शॉक, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता है ना, वो अपना गए खत्म काम गए, यहाँ पर सब कुछ को उत्सव की तरह मनाते हैं, जी तो जी। इससे वो सरप्राइज रहते हैं। अब आइए साउथ ईस्ट एशियन के लिए, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, ये दे आर कमिंग फॉर द बुद्धिस्ट प्लेस। सो सारनाथ इज द वन ऑफ द प्लेस। ज्ञान की प्राप्ति के बाद यहाँ पर उपदेश दिया, संदेश दिया। इसलिए यहाँ पर लोग वहाँ पर आते हैं, तो उनके लिए एक अलग है। और हिंदू के लिए बिकॉज ऑफ द काशी विश्वनाथ मंदिर, जी जी जी, उनके लिए अलग है। तो तीनों का अलग अलग रूप है, कैसे किस लिए आते हैं लोग, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी आपको काम करके साथ, किस देश के लोगों के साथ काम करके आपको मजा आता है? कुछ ऐसा कुछ खास लगता है? वो ऐसा नहीं, सभी के साथ रहता अलग अलग चीज़ है। अब आप उसके साथ डिफरेंट लेवल की सर्विस देंगे, किसी और को दूसरे चीज़ की सर्विस चाहिए, उस तरह के होता है। सपोज दैट मैं आपको बताऊं, जैसे यूरोपियन और अमेरिकन जो आते हैं, तो उनको केवल सर्विस चाहिए, अच्छे गाइड चाहिए, अच्छे लैंग्वेज बोलने वाला गाड़ी अच्छी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और गाइड एक्सलेंट चाहिए। यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया वाले आते हैं, वो उनके काम करने का ढंग अलग है, उनको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ मंदिर पर चले जाए, मंदिर पर पूजा पाठ करें, उनके साथ अलग सर्विस है। तो सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, और चूँकि टूरिज्म फील्ड में है तो मज़ा सभी में आता है। मजा लेने वाला चाहिए। हाँ, सभी में आता है, इसमें इंजॉयफुल करना है। और मैं सबको कहना भी चाहता हूँ कि टूरिज्म में आइए, बहुत स्कोप है यहाँ पे। अच्छा, ये जब से हमारी सरकार ने नया कॉरिडोर बना दिया है, इससे कुछ क्या टूरिज्म पे कुछ फर्क पड़ा? बहुत अधिक फर्क पड़ा। जैसे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, कोरोना के बाद, कोरोना पूरा खत्म, जी, कोविड-19 हाँ खत्म कर दिया था, और बाबा विश्वनाथ जी, विश्वनाथ धाम बनने की वजह से यहाँ का टूरिज्म यूपी का इस समय पूरे देश में नंबर 1 पे है। और इससे पहले केवल टूरिज्म को अगर इससे कहा जाए यूरोपियन देशों से, तो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है दिल्ली, जयपुर, आगरा, जी। लेकिन उसको ही पछाड़ के अब यूपी हो गया है आपका गोल्डन ट्रायंगल के ऊपर कह सकते हैं डायमंड ट्रेवल, डायमंड हो गया है जी, डायमंड ट्रायंगल हो गया है, जिसमें से बनारस, प्रयाग, अयोध्या, ये 3 डायमंड ट्रायंगल हो। डायमंड ट्रेवल वो गोल्डन से ऊपर अब ये डायमंड ये हो गया है। इससे पहले होता था गोवा में सबसे अधिक टूरिस्ट जाते जी थे, जी 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 अब उनको भी फेल करके बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ सबसे अधिक आते हैं। जी जी, मत्था टेकने बाबा के यहाँ। तो यूपी में टूरिज्म बहुत अधिक किया है, इसमें कोई दो राज नहीं है। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जब से टूरिज्म बढ़ा है तो लोगों की इसका फ़ायदा केवल टूरिस्ट कंपनीज को हुआ है या फिर आम लोगों को भी, दुकानदारों को भी हुआ है? देखिए, टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, जी बिल्कुल। और इस इंडस्ट्री को कहते हैं स्मोकलेस इंडस्ट्री। मतलब कहीं और इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे धुआं ये होता है, साइलेंट किलर है। हाँ, स्मोकलेस इंडस्ट्री है। और टूरिज्म ही ऐसा है जिसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। जी, मीन्स अगर टूरिस्ट कोई आया यूपी में, सपोज दैट आया, एयरपोर्ट से बाहर निकला, टैक्सी लिया, तो टैक्सी वाले के घर का फ़ायदा हुआ, जी, ट्रेवल एजेंसी का हुआ, बोट का हुआ, फूल माला का हुआ, होटल का हुआ। कोई भी टूरिस्ट किसी भी स्टेट में अगर जाता है, अगर कुछ भी पैसा खर्चा करता है, वो पैसा स्टेट को आ जाता है, स्टेट को आ जाता है ना। और टूरिज्म ही ऐसा है जिसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, कि उससे एक लोग से कई लोग का परिवार जुड़ जाता है, जिसमें से कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। आप डायरेक्ट में जैसे ट्रेवल एजेंट हो गया, गाइड हो गया, बोट हो गया, इनडायरेक्ट में फूल वाले हो गए, कपड़ा वाले हो गए, सबका परिवार एक ही टूरिज्म से चलता है। यानी कि इस स्मोकलेस इंडस्ट्री से हाँ, कई लोगों के घर चले। कई लोग करते। ये तो बढ़िया चीज़ है। अगर आपको क्या उम्मीदें हैं कि ये जो हमारी सरकार आई है, आपको क्या लगता है कि क्या किस फील्ड में और काम करना चाहिए सरकार को, जैसे कि टूरिज्म को और बढ़ावा मिले? देखिए, नो डाउट मोदी जी खुद एक ब्रांड एम्बेसडर है टूरिज्म के। जी बिल्कुल।
और आप लोग को एक घटना और बता दूं, इससे पहले मोदी जी एक जगह यूएसए में बोले थे एक बार आइए तो मेरे काशी में। इसके बाद से टूरिज्म बनारस का बूम हो गया और हम चाहते हैं मोदी जी अभी और करेंगे इसी तरह से, लेकिन यूपी वालों ने कुछ उनको कम दिया वोट। जी अदरवाइज जो इतना टूरिज्म यूपी में बनारस में हो रहा है और आने वाला 5 साल तक रहेगा, उसमें से कोई भी कमी नहीं होने वाला है। और टूरिज्म बढ़ने से लोगों का इकोनॉमी बहुत अधिक बढ़ता है और इकोनॉमिक टूरिज्म का बहुत अधिक बढ़ेगा देश। वैसे संतोष जी ये बताएं, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि क्या चेंजेस किए जाएं कि टूरिज्म और बढ़ सकता है, जहाँ पे स्कोप और ज़्यादा? मेन यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या अभी भी है जी, दूसरा है पार्किंग का, ये प्रॉब्लम तो होती है। ये प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है। और एक मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट को जी कि गवर्नमेंट 2 अलग अलग करे। टूरिज्म ट्रेड के जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए अलग से पास इशू करे और जो लोकल वेंडर वाले गाड़ी हैं उनको अलग पास इशू करे। क्योंकि कोई विदेशी अगर आता है बाहर से, अगर बीच रास्ते में उसको रोक दिया जाए, कहे कि यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी, तो उसके दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, थोड़ा पूरा फील हाँ होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि टूरिज्म की जितनी भी गाड़ियाँ जो एसोसिएशन से एफिलिएटेड हैं उनके लिए अलग से पास दिया जाए कि ये गाड़ी एंट्री कर सकती है, और बाहर की गाड़ी जैसे आती है गाजीपुर बलिया, इन सबको रोक दिया जाए पहले से। इससे गेस्ट के दिमाग में एक अच्छा फीडबैक है, इम्प्रेशन बढ़िया जाए काशी का। जी। वैसे आपको कुछ आपके हमारे कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि केवल नौकरी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद का नौकरी बनाइए जी। और टूरिज्म में इसमें अपार संभावना है। टूरिज्म में आपको नौकरी भी देता है और खुद का बिजनेस खड़ा करने का अवसर भी देता है। जो न्यू कमर्स हैं इस स्मोकलेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबसे अच्छा संदेश है कि इंग्लिश को बहुत अच्छे से जानकारी रखें, एंड अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आप एक डोमेस्टिक अदर लैंग्वेज और इंटरनेशनल अदर लैंग्वेज को हमेशा सीख के रखें। इससे आपको बहुत अधिक संभावना है जॉब करने का भी। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, स्पिरिचुअल टूर्स जैसा कि मैं जानता हूँ, आप इसके डायरेक्टर भी हैं, तो आप लोग फॉरेन टूरिस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर शुरू से आपने मोटिव बना लिया था कि विदेश के टूर हम लेंगे और डोमेस्टिक नहीं? ना, एक्चुअली सही आपने कहा कि हम लोग केवल इनबाउंड करते थे। जी। इनबाउंड का मीन्स जो बाहर के लोग आते थे, फॉरेन टूरिस्ट। जी। क्यों? क्योंकि हम लोग की सर्विस भी उसी लेवल की होती थी। लेकिन कोरोना के बाद इनबाउंड ने ख़त्म कर दिया, तो फिर हम लोग डोमेस्टिक में खुदे हैं। तो अभी भी इनबाउंड का कोई टक्कर नहीं, मार्जिन ज़्यादा रहती है, मार्जिन ज़्यादा रहता है, गाड़ी की सफाई अच्छी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती गाड़ी में, इन सब चीज़ का। तो क्या लोकल जो इंडियन टूरिस्ट होते हैं, क्या वो गाड़ियों को थोड़ा? एक्चुअली क्या होता, मैं कभी एग्जांपल दे दूं, जैसे इनोवा है, क्रिस्टा, केवल विदेशी उसमें से 3 ही लोग बैठेंगे और इंडियन है 7 सीटर तो 7 लोग बैठे हैं। अब इसी का पता हो सकते हैं। सही कहा कि एक भी सीट खाली नहीं होनी चाहिए। एक भी जगह छूटा तो ये क्रम छूटा। पैसा दिया तो पूरा का पूरा पूरे पैसे 7 लोग बैठेंगे उसमें। बल्कि जगह बनेगी तो एक और गोद में। हाँ, वो भी कह देंगे कि नहीं हमारी गाड़ी से बैठा लेंगे, क्या दिक्कत है, ये भी होता है। ये सही कहा आपने। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग नए बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड पे, तो क्या उनको टूरिज्म का एजुकेशन लेके आना चाहिए या फिर वो ऐसे भी आ सकते हैं? वो ऐसे भी आ सकते हैं। टूरिज्म का अगर सर्टिफिकेट लेकर आते हैं तो ये लगता है उस बच्चे को टूरिज्म के प्रति ज़्यादा उसको जानकारी या इंटरेस्ट लेगा। अगर किसी और सेक्टर से आता है बंदा तो कहीं और जॉब मिलेगी तो उधर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन टूरिज्म का बंदा जो टूरिज्म पढ़ के आया है वो टूरिज्म छोड़ कहीं और नहीं जाना चाहेगा। ये दोनों में अंतर होता तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सफलता की संभावनाएं, मेरा पूछने का ये है नज़रिया कि जब टूरिज्म का बैकग्राउंड उसका रहेगा तो क्या उसके सफलता की चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर? ऐसा नहीं कुछ कह सकते हैं कि सफलता का चांस, आपके पास कितना अधिक काम करने की क्षमता है। जी। और टूरिज्म सेक्टर में शुरू में आपको 18 घंटा भी काम करना पड़ता है। अच्छा, 18 घंटा का मतलब कि जैसे मैं जो गाइडिंग का बता रहा हूँ, कोई गाइड यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट आता है तो यहाँ सुबह बनारस चलता है। जी ज़रूर। जो मॉर्निंग बोट राइड 5 बजे की होती है, तो आपको 4 बजे ही उठ के आपको आना होगा होटल 4:45 बजे तक।
और आरती ख़त्म होती है रात को 9 बजे, जी तो आपको होटल छोड़ के घर जाते जाते 10 बज जाएगा। उसी समय आपको खाना खाना है, सोना, फिर दूसरे से दूसरा 4 बजे चले आना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, और एक बार आने के बाद फिर वापस घर नहीं जा सकते, फिर आपको दिन भर काम करना। तो मेहनत तो है, लेकिन मेहनत के अनुसार उसी तरह का पैसा भी है। अच्छा, और टूरिज्म ही ऐसा चीज़ है कि आप खुद को नहीं सोच सकते आप कितने ऊपर तक जा सकते। मैं अपना खुद का बताऊं, कभी भी हमारे पूरे घर खानदान की मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, कोई नहीं सोचा होगा कि हम विदेश जाएं, चाहे इतनी गाड़ियाँ रखें, हम होटल हो, रेस्टोरेंट, कोई से, चूँकि हमारे परिवार के लोग सब रेलवे वाले थे जी, पिताजी, उन्हीं से सब खर्चा सब कुछ चलना, और हम इस मुकाम पहुँचे। तो यहाँ पर सीमित नहीं, असीमित है। आप कितना अधिक काम कर सकते हैं, आपका कितना अच्छा बात करने का ढंग है, कितने अच्छे आपका व्यवहार है, इसके ऊपर से आप पढ़ने चले जाना। तो आपसे वैसे मैं बता दूं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो कहीं मैं भी सोच रहा हूं कि मुझे भी टूरिज्म फील्ड में आना चाहिए था। मैं बाय मिस्टेक, बाय डिफ़ॉल्ट में चला आया इस फील्ड में। खैर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बढ़िया वक्त दिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।